नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में लास्ट क्लास में मैंने आपको गोस थ्योरम पढ़ाई थी। तो गोस थ्योरम है ना, आइए थोड़ा सा गोस थ्योरम के बारे में और जानते हैं। तो गोस थ्योरम तो आपको याद है, इस तरीके से मैंने उसका स्टेटमेंट और प्रूफ कराया था। तो देखो इस तरीके से तो थी गोस थ्योरम, क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए बराबर होता था 1/ε0 इंटू क्यू। कोई दिक्कत तो नहीं। तो जहाँ पे आपने गोस थ्योरम लिखी थी ना, यहाँ पे बॉक्स बंद की थी है ना प्रूफ में, तो आप वहाँ पे लिख देना इट इज़ द इंटीग्रल फॉर्म। देखो ये इंटीग्रल है नहीं, क्लोज्ड इंटीग्रल है, तो ये गोस थ्योरम की कौन सी फॉर्म है? इंटीग्रल फॉर्म। तो वहाँ पे आप लिख देना नीचे इट इज़ द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गोस थ्योरम। ठीक है, गोस थ्योरम की कैसा रूप है? ये इंटीग्रल रूप। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं गोस थ्योरम का समाकलन रूप है, इसे हिंदी में आप कह सकते हैं। ठीक है जी। कैमरा है ना बीच बीच में डिसबैलेंस हो जाता है, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। पिछली वीडियो में आपने देखा ब्राइटनेस ज़्यादा हो गई थी। देखो मैंने कहा ये इंटीग्रल फॉर्म है, यानी कि क्या है? समाकलन रूप है। ठीक है, तो यह है गोस की प्रमेय का समाकलन रूप है, या इट इज़ द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गोस थ्योरम। तो चलो ये मैंने बताया। अब देखो हेडिंग डालो या इसी में आगे कर लो। गोस थ्योरम का ये तो इंटीग्रल फॉर्म है, गोस थ्योरम की डिफरेंशियल फॉर्म पढ़ेंगे है ना। 12th में तो आपने नहीं पढ़ी होगी, लेकिन अब पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालो डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है जी, डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है जी, डिफरेंशियल फॉर्म पढ़ेंगे। उसी में चल रहा है आगे, या फिर है पूरी ही हेडिंग अलग डाल दो, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गोस थ्योरम। ठीक है जी, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गोस थ्योरम, इसे हिंदी में कह सकते हैं गोस की प्रमेय का अवकलन रूप। ठीक है जी, कैसा रूप है? अवकलन रूप है। और किसका है? तो गोस की प्रमेय का है। ठीक है जी। देखो ध्यान दो मेरी बात पे। ये जो चार्ज होता है ये सरफेस के द्वारा है ना घिरा हुआ चार्ज है, यानी चार्ज अंदर भी है सरफेस के, और जब अंदर चार्ज होता है तो वो सारे सरफेस पर फैल जाता है, सब जगह फैल जाता है। तो यानी पूरे वॉल्यूम पर चार्ज है। ठीक है जी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसमें आप लगाएंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है जी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, कोई दिक्कत तो नहीं। आप जानते हैं रो बराबर होता है Q/V है ना, लेकिन स्मॉल चार्ज बताओ, यदि चार्ज स्मॉल हो तो dQ/dV। तो यहाँ से बताओ मुझे। ठीक है जी, यहाँ से dQ कितना आएगा? यहाँ से dQ कितना आएगा? रो इंटू dV। अब देखो स्मॉल चार्ज के लिए करा आपने, और यदि आप करना चाह रहे हैं किसके लिए? कंप्लीट चार्ज के लिए, टोटल चार्ज के लिए, तो इसका क्या कर दो? इंटीग्रेशन। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? ठीक है जी, तो टोटल चार्ज हो जाएगा Q बराबर इसका dQ का क्या कर दो? इंटीग्रल। ठीक है, और dQ की वैल्यू रख दो रो इंटू dV। इसका मतलब है टोटल चार्ज आपको तब मिलेगा जब आप रो का है ना, रो का क्या कर दें? dV आ रहा है, dV का मतलब वॉल्यूम इंटीग्रल कर दें। dV का क्या कर दें? वॉल्यूम इंटीग्रल। और आपको याद होगा सेकंड सेम में, बल्कि फर्स्ट सेम में आपने पढ़ा था मैथमेटिकल फिजिक्स, पढ़ी थी ना मैथमेटिकल फिजिक्स। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में आपने एक चीज़ पढ़ी थी, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है जी, रेखीय समाकलन, पृष्ठीय समाकलन और आयतनीय समाकलन। तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल है ना, है, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि dV आ रहा है। dA आता तो सरफेस इंटीग्रल हो जाता, और dl आता तो लाइन इंटीग्रल हो जाता। ठीक है जी। तो Q का मान निकल गया। ये Q का जो मान है आप यहाँ रख देंगे। ठीक है जी।
इधर इसके बाद देखो मैं उधर कर देता हूँ, देखो इधर कर लेते हैं। तो देन या एक काम करो, इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल लो, उससे रिलेशन इसका रखते ही नहीं, ये अलग ही हेडिंग मान लो, है ना। चलो तो देखो इंटीग्रल फॉर्म, देखो वो इंटीग्रल फॉर्म क्या है गॉस लॉ की, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ की इंटीग्रल फॉर्म तो आपको पता है, ये रही, यही वाली तो है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए और यहाँ है 1/ε0 इंटू क्यू। क्लियर है। देखो यहाँ डी ए आ रहा है तो यहाँ ए ले सकते हो, ए फॉर एरिया, या एस ले सकते हो, एस का मतलब होता है सरफेस एरिया। ठीक है जी। देखो उधर का दिख नहीं रहा, एक मिनट रुको। ठीक है जी, देखो अब देखा होगा। क्लियर है। तो इतना हुआ, ये होता है, मैंने यहाँ ए लिख दिया, ए का मतलब क्या है एरिया, या एक काम करो एस लिख लो, एस का मतलब होता है सरफेस एरिया, यानी सरफेस इंटीग्रल। सरफेस एरिया के लिए क्या आएगा, सरफेस इंटीग्रल। तो कुछ बुक में यहाँ डी ए की जगह डी एस भी लिखा मिलता है। ठीक है जी। चलो तो देखियो मेरी बात सुनो, यहाँ पर ये जो क्यू की वैल्यू है वहाँ रख दो, तो देखो क्या आएगा, क्लोज इंटीग्रल, मैंने सरफेस क्लोज इंटीग्रल है ना, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए बराबर हो जाएगा 1/ε0 और क्यू का मान ये वाला रख दो, क्या आएगा, रो इंटू डी वी। बताओ क्यू का मान रखा है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये सरफेस इंटीग्रल है इधर, और इधर ये क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन नंबर सेकंड। और आपको याद होगा, ये भी मैथमेटिकल फिजिक्स से ही हम बात कर रहे हैं, जो एक थ्योरम थी मैथमेटिकल फिजिक्स में फर्स्ट टाइम में, जो सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल, ये सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में बदलती थी, जिसका नाम था गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है जी, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इस थ्योरम में देखो क्या होता था, इसी के रूप में लिख लेते हैं। इधर तो सरफेस इंटीग्रल होता था, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, इधर तो ऐसे ही रहता था, लेकिन इधर वॉल्यूम इंटीग्रल होता था और ऐसा होता था डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ई। ठीक है, और वी है तो यहाँ क्या आएगा, डी वी। इस तरीके से होता है। वेक्टर ई की जगह कोई और वेक्टर भी हो सकता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इधर ये इस तरीके से जो थ्योरम थी, ये थी आपकी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। क्लियर है। तो इक्वेशन थर्ड, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो सेकंड में, ये देखो ये वाली इधर का और इधर का सेम है या नहीं, सेकंड और थर्ड में। तो जब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो समीकरण 2 और 3 से ये दोनों तो बराबर है ही, तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिख दो फ्रॉम सेकंड, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी बराबर, तो आएगा 1/ε0 वॉल्यूम इंटीग्रल रो इंटू डी वी बराबर वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ई और इंटू डी वी। ठीक है जी। देखो डी वी से डी वी कट जाएगा, इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल, है ना। तो कंपैरिजन करके बताओ क्या बचेगा, सिर्फ इधर तो बचेगा 1/ε0 बाहर, और यहाँ बचेगा रो अंदर, अंदर क्या बच रहा है, रो। ठीक है जी। डी वी से डी वी गया, इंटीग्रल से इंटीग्रल कटा, और बराबर में क्या बचा, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ई। कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसका मतलब है, वैसे भी थोड़ा इधर दिख लो ऐसे, कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ई बराबर होता है रो अपॉन ε0। ठीक है जी। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ई किसके बराबर होता है, देखो कितनी ब्राइटनेस का हुई, एक मिनट रुको। ठीक है जी। तो पता नहीं इसकी कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम है ना, चलो कोई नहीं, है ना। कम से तो दिखेगा ही आपको, ज़्यादा से नहीं दिखा था। देखो ध्यान दो, तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ई बराबर क्या हो जाएगा, रो अपॉन ε0। तो देखियो डाइवर्जेंस को आप कैसे लिख सकते थे, आपको याद है, डाइवर्जेंस को आप लिखते थे डेल डॉट, तो डेल डॉट वेक्टर ई हो जाएगा रो अपॉन ε0। ठीक है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो,
तो ये जो आपको दिख रहा है यही है आपकी कौन सी फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम। तो आप लिख देना इसके नीचे इट इज़ द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम, है ना। यह मतलब यह गॉस थ्योरम की, गॉस प्रमेय की का आएगा, बल्कि यह गॉस की प्रमेय का अवकलन रूप है, ठीक है जी, यह अवकल रूप है। कर लोगे इसे, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं फिर आगे, ठीक है जी। तो देखो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इसे आप कर लेंगे। अब देखो इसके एप्लीकेशंस की ओर चलते हैं ना, तो हेडिंग डालो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। और आप समझते हो एप्लीकेशंस क्या होते हैं, एप्लीकेशंस यानी कि अनुप्रयोग। तो गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग क्या है, हमें उनके बारे में समझना है, ठीक है जी। तो हेडिंग है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ, ठीक है जी, गॉस थ्योरम। हिंदी में कहेंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग हम समझते हैं, आइए देख लेते हैं। तो इसमें पहला जो डेरिवेशन है, इसके अंदर है ना कई सारे डेरिवेशन हैं, उनमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे आप, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसके कारण, या ऐसे कह दो, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, बात एक ही है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कहे या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए कहे, बात एक ही है। यानी वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए कहे या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है जी। और किसके कारण, तो निकाल रहे हैं ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग, ठीक है जी। नॉन कंडक्टिंग आप समझते हैं, नॉन कंडक्टिंग का अर्थ होता है अचालक। तो नॉन कंडक्टिंग का अर्थ मैंने क्या बताया, अचालक। तो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड स्फेयर, ठीक है जी। सॉलिड स्फेयर यानी ठोस गोला, क्लियर है। तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर, और कैसा है, एक वर्ड और लिखो, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। कैसा है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। नॉन कंडक्टिंग तो है लेकिन कैसा है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड यानी एक समान आवेशित, ठीक है। और क्या है, मैंने बताया सॉलिड स्फेयर है, यानी कि क्या है, एक है ना एक समान आवेशित अचालक ठोस गोला है, ठीक है, समझ जाओगे। तो देखो इस तरीके से इसका डायग्राम देख सकते हैं आप। सेंटर ओ है, इसकी रेडियस मान लो कैपिटल आर, ठीक है जी, त्रिज्या। और ये कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है। यदि ये कंडक्टिंग होता यानी चालक होता तो इसका जो सारा आवेश है जो इसके सेंटर पर इसे दिया जा रहा है, वो सारा का सारा आवेश कहाँ चला जाता, इसके पृष्ठ पर फैल जाता, ठीक है। लेकिन ये नॉन कंडक्टिंग है तो सारा का सारा आवेश पृष्ठ पर नहीं फैलेगा बल्कि पूरे के भीतर रहेगा, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है ना। तो जैसे यहाँ आवेश दिया केंद्र पर, मान लो केंद्र पर प्लस क्यू आवेश दिया, केंद्र पर कितना आवेश दिया, प्लस क्यू, ठीक है जी। केंद्र पर कितना आवेश दिया, प्लस क्यू। तो देखो केंद्र पर प्लस क्यू आवेश दिया तो सारा इसके पृष्ठ पे नहीं आएगा, जैसे चालक गोला होता है या कंडक्टिंग स्फेयर होता है तो उसमें आ जाता है, जैसे 12th क्लास में पढ़ा है ना आपने कंडक्टिंग के लिए डेरिवेशन, तो सारा का सारा आवेश पृष्ठ पर आ जाता था, चार्ज है ना। लेकिन यहाँ पर नॉन कंडक्टिंग है तो इसके भीतर ही फैला रहता है ना, मतलब पूरे वॉल्यूम पर है, सरफेस पर नहीं आएगा, अंदर भी है, हर जगह है ना चार्ज। तो इस पर ये देखो कंडक्टिंग होता तो सारे सरफेस पे बना देते चार्ज, लेकिन अब इसके अंदर भी बनाना पड़ेगा क्योंकि ये कैसा है, नॉन कंडक्टिंग। तो जो क्यू चार्ज दिया है ना ये सब जगह फैल जाएगा, इसके पूरे वॉल्यूम पर। कितने वॉल्यूम पर,
मान लो इसका वॉल्यूम है v, तो इसके पूरे वॉल्यूम पर, v वॉल्यूम पर ये चार्ज फैल जाएगा। और इसकी रेडियस कितनी है मैंने बताया आपको, इसकी रेडियस है, ठीक है, कैपिटल R। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। आपको क्या करना है, आपको इसके सेंटर से, इस स्फीयर के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर पॉइंट P पर कोई पॉइंट P मानेंगे और वहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है जी, तो 3 स्थितियां बनेगी। तो पहले, सबसे पहले आपको बेसिक मतलब इसकी लैंग्वेज लिख लो, है ना। क्या लिखोगे, देखो, लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर लिख लो। देखो, लेट अस कंसीडर क्या है, ए नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है जी। लेट प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू इट्स सेंटर विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स कंप्लीट वॉल्यूम। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो देखो, इसी बात को मैं हिंदी में बता दूं। माना कोई अचालक एक समान आवेशित ठोस गोला है ना, जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। इसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश, इसके केंद्र को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जो इसके संपूर्ण आयतन पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। कर लोगे। अब देखो, हाँ, एक बात और है, पॉइंट P मानेंगे तो लेट P बी द पॉइंट एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम इट्स सेंटर एट विच वी विल फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। यानी माना इसके केंद्र O से, इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कर लोगे। दोनों लैंग्वेज मैंने बोल दिया है। अब आप एक बात सुनिए ध्यान से। देखो, इसमें 3 कंडीशन बनेगी। एक कंडीशन तो जो पॉइंट P है जब बाहर रहेगा, एक कंडीशन जब वो सरफेस पर रहेगा, और एक कंडीशन जब वो इनसाइड रहेगा। तो मान लो पहली कंडीशन क्या है कि आउटसाइड। पहली कंडीशन क्या मान लो, आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब है पॉइंट P कहाँ है, आउटसाइड। ठीक है जी। तो देखो, उसका डायग्राम देख लो। पॉइंट P मान लो यहाँ पर है, आउटसाइड, और कितनी डिस्टेंस पर है ये पॉइंट P आपको पता है, स्मॉल r डिस्टेंस पर है। और देखो, पॉइंट P के चारों तरफ, पॉइंट P के चारों तरफ, ठीक है जी, पॉइंट P के चारों तरफ क्या खींच दिया, एक है ना इमेजिनरी सरफेस खींचा है, इमेजिनरी यानी काल्पनिक पृष्ठ खींचा है। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। ये दिख रहा है ना, पॉइंट P के चारों तरफ एक काल्पनिक पृष्ठ खींचते हैं। इस पृष्ठ को आप गौसीय पृष्ठ कहते हैं, गौसीय पृष्ठ। ठीक है जी। तो एक इमेजिनरी सरफेस है जो पॉइंट P यहाँ पर है। ठीक है जी। उसके अलोंग, उसके अनुदिश एक काल्पनिक पृष्ठ, इमेजिनरी सरफेस खींचा है, जिसे आप गॉसियन सरफेस कहते हैं, हिंदी में कहते हैं गॉसीय पृष्ठ। ठीक है जी। और देखो, ध्यान दो, इस पूरे पर जो चार्ज है वो प्लस क्यू है। ठीक है। तो आपको पता है प्लस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो बाहर निकलती हैं, है ना, वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाएं सब जगह से बाहर निकलेंगी तो वैद्युत फ्लक्स होगा। इस पूरे, है ना, इस पूरे ये जो गॉसियन सरफेस है, इस पूरे से वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी, यानी गॉसीय पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी, यानी वैद्युत फ्लक्स बाहर निकलेगा, क्योंकि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही तो वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो यानी इस पूरे गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा, है ना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो मान लो पूरे से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे हम, है ना, लेकिन इसका एक स्मॉल एरिया मान लो भाई, इसका एरिया जो है वो होगा जो है, ठीक है, कितना होगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। भाई स्फेयर का एरिया यही तो होता है, 4 पाई रेडियस का स्क्वायर। रेडियस इसके क्या है, स्मॉल r। तो इसका जो स्मॉल एरिया है वो मान लो मैंने कितना मान लिया, स्मॉल एरिया है तो dA मान लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। ये पॉइंट P है
और देखो प्लस से निकलकर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है वो आगे की ओर जा रही है, वेक्टर ई। और मैंने आपको बताया जो एरिया वेक्टर है क्षेत्रफल सदिश वो सरफेस का कैसा होता है, परपेंडिकुलर, लंबवत। तो सरफेस ऐसी तो है, तो वेक्टर डी ए, यानी डी ए क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल सदिश है, यानी डी ए जो स्मॉल एरिया है उसका जो एरिया वेक्टर होगा, वेक्टर डी ए, वो आगे की ओर होगा, है ना। तो इसका मतलब है वेक्टर ई और वेक्टर डी ए के बीच जो एंगल है वो कितना होगा, 0, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं यानी समांतर हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो, तो ये फर्स्ट केस का डायग्राम है आउटसाइड, यानी जब स्मॉल आर, देखो स्मॉल आर जो पॉइंट पी की डिस्टेंस है वो ज़्यादा है किससे, कैपिटल आर से, तब कर रहे हैं हम डेरिवेशन, कोई दिक्कत नहीं। जब स्मॉल आर, व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी पॉइंट पी कहाँ पर है, आउटसाइड। ठीक है जी, तो उसका डेरिवेशन करेंगे। देखो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, पहले स्मॉल एरिया से पास होकर जाने वाला, फिर उसका इंटीग्रल कर देंगे, तो कंप्लीट एरिया से पास होकर जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, उसी की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ से या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो इसका हमने देखो देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कौन सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पासिंग थ्रू। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया। और ये डेरिवेशन आपके लिए इसका थर्ड केस तो केवल अलग हो सकता है, बाकी 12th वाला ही डेरिवेशन है लगभग। 12th में ये कंडक्टिंग के लिए था, अब ये नॉन कंडक्टिंग के लिए है बस, है ना। तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया, देखो जब स्मॉल एरिया के लिए है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी डी फाई ई से डिनोट करेंगे, और वेक्टर ई डॉट क्या होता है, वेक्टर डी ए। ठीक है जी, तो देखो डी फाई ई बराबर वेक्टर ई, इसे लिख लो ई डी ए कोस थीटा, लेकिन थीटा कितना है, 0। ठीक है, वहाँ पे देखो क्लियर है, कोस 0 1 होता है, तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी ए। क्लियर है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया है। अब देखो आप निकाल दो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ठीक है जी कंप्लीट एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू कंप्लीट एरिया। तो इंटीग्रल करना पड़ेगा दोनों तरफ का, तो डी फाई ई, और इंटीग्रल भी कैसा, क्लोज्ड इंटीग्रल, क्योंकि सरफेस क्लोज्ड है ना, गॉसियन सरफेस। और जो हम एरिया ले रहे हैं वो इसका ले रहे हैं, गॉसियन सरफेस का, भाई इसी से तो पास होके जा रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, और इधर भी क्लोज्ड इंटीग्रल, हाँ ये क्या है, केवल ई डी ए। देखो डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल आर अपोजिट टू ईच अदर, सो दे विल कैंसिल आउट टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो सिर्फ बचेगा फाई ई, और ये देखो ई बाहर आ जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रल डी ए, है ना। देखो क्लोज्ड इंटीग्रल डी ए, डी ए था स्मॉल एरिया, अब क्लोज्ड इंटीग्रल किया तो ये बनेगा कंप्लीट एरिया, क्योंकि डिफरेंशियल और इंटीग्रल तो खत्म हो जाएंगे, ए बचेगा सिर्फ, और एरिया यानी कंप्लीट एरिया किसका, इस गॉसियन सरफेस का। और इसका एरिया, ये स्फेरिकल है ना सरफेस, गोलीय है, तो गोलीय पृष्ठ का या गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसकी रेडियस है स्मॉल आर। ठीक है जी, कर लोगे, तो यहाँ क्या आएगा। और देखो गॉस थ्योरम की हेल्प और लेनी है, तो फाई ई की जगह भी आप क्या लिख देंगे, 1/ε0 इंटू क्यू। क्यों ले रही है गॉस थ्योरम की हेल्प, क्योंकि भैया एप्लीकेशन किसके हैं, गॉस थ्योरम के, तो इसकी तो हेल्प लेनी है, इसकी हेल्प से ही तो डेरिवेशन होगा। तो 1/ε0 इंटू क्यू, और बराबर ई, यहाँ क्या आएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं, तो यहाँ से ई निकल जाएगा, देखो यहाँ से ई निकाल दो, इधर देख लो, ई बराबर आएगा आपका 1/4 पाई ε0 इंटू क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। देख लो 1/4 पाई ε0 इंटू क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, ये आउटसाइड पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, कर लोगे यहाँ तक।
और एक बात और पता है आपको, देखो पूरे वॉल्यूम पे फैला हुआ है चार्ज, पूरे वॉल्यूम पर, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लगा लो। देखो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसका फॉर्मूला बताओ क्या है, रो बराबर है Q अपॉन V। तो Q बराबर क्या आएगा, रो इंटू V। क्लियर है। और देखियो V बराबर क्या होता है, ध्यान देना यहाँ पे, देखो नेक्स्ट लाइन में Q बराबर क्या आएगा, रो इंटू V। V का मतलब यानी वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसका, उस स्फीयर का जिस पर चार्ज है, क्योंकि चार्ज निकालना है ना, और चार्ज इस पर नहीं है, चार्ज इस पर है, तो वॉल्यूम भी किसका लोगे, वॉल्यूम किसका लोगे बताओ, इसका लोगे, है ना। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का आयतन है ना, तो 4/3 आएगा, और पाई आर, आर कौन सा लोगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका लेना है ना, तो कैपिटल आर, ठीक है। तो इस क्यू का मान रख दो यहाँ पे, तो एक डेरिवेशन मतलब एक एक्सप्रेशन आपको और मिल जाएगा। तो क्यू की वैल्यू रख दो, देखो ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू का मान रखो रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो ई बराबर आएगा देखो रो अपॉन 3, भाई रो अपॉन 3, पाई तो कट ही गया, रो अपॉन 3, और ये एप्सिलॉन नॉट भी तो अपॉन में है, और इनटू में क्या है आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। कर लोगे। तो ये डेरिवेशन इस तरीके से एक और एक दो एक्सप्रेशन, दो फॉर्मूले मिले आपको आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं, ठीक है जी। तो देखो मैं इधर से रफ कर देता हूँ, है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब आउटसाइड की जगह किस पे चलेंगे, सरफेस पर, है ना। आउटसाइड की जगह आप किसकी बात करेंगे, सरफेस की। देखो यहां आउटसाइड की जगह क्या आएगा, सरफेस, और ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, सेकंड, तो यहां आएगा ऑन द सरफेस, है ना, यानी पृष्ठ पर। तो पॉइंट P आपको कहाँ लेना है, पृष्ठ पर, तो ऑन द सरफेस, ठीक है जी। यानी जब स्मॉल r और कैपिटल R बराबर हो जाएंगे, भाई ये पॉइंट P उठा के आप सरफेस पे ले आओ, तो स्मॉल r और कैपिटल R बराबर ना हो जाएंगे, ठीक है जी। तो यानी इसका डायग्राम जो बनेगा, देखो वो कैसे बनेगा, ये तो खत्म, ठीक है जी। तो बस ध्यान दो, पॉइंट P जो है वो यहीं लेना है, तो इस बार स्मॉल एरिया ये हो जाएगा DA, और वेक्टर DA ऐसे, और वेक्टर E भी ऐसे, तो थीटा बराबर 0, और पॉइंट P है ये, पॉइंट P के एलोंग ही आप क्या लेते हैं, गॉसियन सरफेस, तो इस बार ये ही गॉसियन सरफेस हो जाएगा, ठीक है। और ये पॉइंट P की डिस्टेंस होती है स्मॉल r, तो देख लो स्मॉल r और कैपिटल R बराबर हो रहे हैं नहीं, डायग्राम में देख लो, तो इसलिए है ना क्या हो जाएगा, स्मॉल r बराबर कैपिटल R इस कंडीशन में, है ना, ठीक है। तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R है, तो देखो यहाँ पे रखो, ये वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q अपॉन स्मॉल r की जगह क्या हो जाएगा, कैपिटल R, ठीक है जी। तथा मतलब एंड यहाँ पे भी स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख दो, ये जो दूसरा फॉर्मूला था इसमें, तो ये क्या बन जाएगा, E बराबर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल R क्यूब
अपॉन स्मॉल आर की जगह आएगा कैपिटल आर, तो एक पावर बचेगी ऊपर, तो ई बराबर आएगा रो अपॉन, है ना, एप्सिलॉन नोट और आर अपॉन 3। कैसे लिख लो, 3 को चाहे उसके साथ लिख लो या यहाँ लिख लो, ठीक है जी। तो ये दोनों एक्सप्रेशन किसके आए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, और कब, ऑन द सरफेस, यानी व्हेन पॉइंट P इज ऑन द सरफेस। कर लोगे इसे, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, इनसे ही बनाया मैंने। अब देखो थर्ड केस कहाँ की बात करेंगे, जब इनसाइड की बात करेंगे ना, जब पॉइंट P कहाँ हो, इनसाइड, तो यहाँ पर आएगा नंबर 3, इनसाइड, ठीक है। इनसाइड किसके, तो आप लिख सकते हो इनसाइड द स्फेयर, इनसाइड द स्फेयर कह दो या इनसाइड द सरफेस कह दो, ठीक है जी। क्लियर है, बताओ, यानी कि जब स्मॉल आर अब छोटा हो जाएगा कैपिटल आर से, कैसे, डायग्राम के माध्यम से देखते हैं, ठीक है जी। ये तो बदल जाएगा डायग्राम, ये डायग्राम दोबारा ही बना लूँ, है ना। चलो देखो, ठीक है जी, काम चला लो, है ना, थोड़ा बहुत पूरी तरीके से ना हो बोला, चला लोगे ना काम। चलो देखो, देखो कैसे, ये है ना असली वाला जो सॉलिड स्फीयर है, ये है पूरा, और ये डॉटेड वाला है गॉसियन सरफेस। इस बार गॉसियन सरफेस अंदर आ जाएगा ना, कैसे आएगा भी समझाता हूँ। ये तो वही है जो आपका स्फीयर था, सॉलिड स्फीयर, बस थोड़ा बड़ा करके बनाया मैंने। ये सेंटर है और ये इसकी रेडियस है कैपिटल R, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पर प्लस Q चार्ज आपने दिया था जो इसके पूरे वॉल्यूम पर फैल गया था, और अब पॉइंट P इसके अंदर मानना है, यानी पॉइंट P यहाँ पर है अब, ठीक है जी। जब पॉइंट P यहाँ पर है, देखो जब पॉइंट P यहाँ पर है तो स्मॉल एरिया जब मानोगे तो ये ना हो जाएगा स्मॉल एरिया, भाई पूरे का एरिया इसका होगा जो होगा, लेकिन स्मॉल एरिया क्या मान लिया, DA, तो वेक्टर DA इस तरफ ना होगा, है ना, ये प्लस मैं यहाँ से हटा रहा हूँ ताकि भीड़ ना हो, तो वेक्टर DA, और यही क्या है, वेक्टर E, यही किसकी डायरेक्शन है, वेक्टर E की। क्लियर है। और पॉइंट P की जो डिस्टेंस होती है वो तो स्मॉल r है यहाँ तक, ठीक है जी। पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल r, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ मत बनाओ, चलो, है ना, भीड़ हो जाएगी नहीं तो, ठीक है जी। तो पॉइंट P इस बार छोटा है, देख लो, कैपिटल R से, क्योंकि अंदर पहुँच गया ना पॉइंट P, तो स्मॉल r कम होगा, है ना, कैपिटल R ज़्यादा होगा। और सारी बातें बिल्कुल सेम हैं, डायग्राम समझ में आया। और इस बार ये जो गॉसियन सरफेस है वो ये वाला है अंदर, क्योंकि पॉइंट P के एलोंग खींचते हैं ना, पॉइंट P नहीं लिखा है यहाँ, ये है पॉइंट P, ऐसे इसी के एलोंग खींचते हैं अनुदेश। डायग्राम समझ में आया ये वाला। और इनसाइड द स्फीयर सरफेस की हम बात कर रहे हैं, तो देखो क्या करेंगे, इसी वाले से काम चल जाएगा, है ना, इन्हें तो मैं रफ कर दूं। देखो डेरिवेशन तो यही है, इसी से हेल्प ले लेंगे, लेकिन ये जो चार्ज था, है ना, वो चार्ज क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो चार्ज था आउटसाइड का वो बाहर वाले का था चार्ज, बाहर वाले मैंने बड़े गॉसियन सरफेस, जब पॉइंट P बाहर था उसके द्वारा घिरा हुआ गॉसियन, उसके द्वारा घिरा हुआ चार्ज था, बड़े वाले गॉसियन सरफेस के द्वारा घिरा, तो ये क्यों बदल जाएगा ना, तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी, किसके कारण, ड्यू टू, किसके कारण है, देखो इसी के कारण तो है, ये छोड़ो कि किसके कारण है, ये देखो बस कि कहाँ पर है, ठीक है जी। तो कहाँ पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, भाई है तो इसके कारण ही, सॉलिड स्फीयर कारण, तो इनसाइड स्फीयर के भीतर, ये सरफेस कह दो,
तो ई बराबर क्या आएगा 1/4πε0, ठीक है जी। और Q/r² होता है बाहर, लेकिन अंदर के लिए चार्ज चेंज हो जाएगा। तो इक्वेशन देख लो जो सी भी है, आप अपने हिसाब से देख लियो, शायद मुझे लगे इससे पहले डाली नहीं कोई सी। तो अब Q' यदि निकल जाए तो इसका मतलब है इनसाइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, तो आपको Q' निकालना है। तो देखो कैसे निकलेगा, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। आप एक बात सुनो, ये जो पूरा है ना, पूरा स्फेयर बड़े वाला जिसे आप सॉलिड स्फेयर कह रहे हैं, उसके V वॉल्यूम पर V वॉल्यूम का मतलब 4/3 पाई कैपिटल R3। भाई बड़े वाले स्फेयर का, सॉलिड स्फेयर का वॉल्यूम यही तो होगा, तो इसके वॉल्यूम पर चार्ज कितना माना आपने Q। यही तो सारे, ये इसमें प्लस Q चार्ज है तो सारे पे फैल गया है, तो इसका चार्ज माना आपने Q। तो भैया इतने वॉल्यूम पर तो Q चार्ज है, तो 1 वॉल्यूम पर कितना होगा Q/4/3 पाई कैपिटल R3, ठीक है जी। अब 5 वॉल्यूम हो तो 5 से मल्टीप्लाई, 6 वॉल्यूम हो तो 6 से मल्टीप्लाई, लेकिन वॉल्यूम है कितना, वॉल्यूम इतना है, ये इतना इस स्फेयर का लेना है, गॉसियन सरफेस का, और इसकी रेडियस स्मॉल r है, तो इसका वॉल्यूम होगा, ये भी तो स्फेयर है, तो इसका वॉल्यूम होगा 4/3 स्मॉल r3। तो इसका मतलब है Q/4/3 पाई कैपिटल R3 में गुना हो जाएगी इसकी 4/3 पाई स्मॉल r3। बात समझ में आई? तो देखो 4/3 से 4/3 कैंसिल, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, तो ये बचेगा QR³ अपॉन कैपिटल R3। ये चार्ज है जो इस पर है गॉसियन सरफेस पर, और इस चार्ज को ही, यानी गॉसियन सरफेस के द्वारा घिरा चार्ज कितना है, जिसे Q' माना था, इतना है, ठीक है। इसका समझने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी मैं लिखता हूँ इसे, ठीक है जी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो मैं यही बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इतने वॉल्यूम पर चार्ज Q है ना, यानी पूरे वॉल्यूम पर चार्ज कितना है Q, तो यूनिट वॉल्यूम पे ये अपॉन में पहुँच जाएगा। अब तो जितने वॉल्यूम पे निकालना हो उसके मल्टीप्लाई हो जाएगी, भाई 4 पे निकालना हो 4 से मल्टीप्लाई, 5 वॉल्यूम पे निकालना हो 5 की मल्टीप्लाई, तो हमें तो इतने पे निकालना है ना, और इतने का वॉल्यूम है आयतन 4/3 पाई स्मॉल r3, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये कटा तो ये बचा, और ये जो बचा ये चार्ज है इस वॉल्यूम पे जिसे आपने Q' माना था यहाँ पे, है ना, क्लियर है। तो इसलिए Q' का मान निकल गया, ठीक है। तो बस इसे थोड़ा तरीके से लिख लो, देखो कैसे लिखेंगे, देखो देन आपको क्या निकालना है, चार्ज, ठीक है। तो चार्ज बताओ पहले, चार्ज किस पर, ऑन 4/3 पाई कैपिटल R³ वॉल्यूम। देखो भाई ये पूरा वॉल्यूम है, पूरे वॉल्यूम पर चार्ज कितना है, Q है, पूरे वॉल्यूम पे तो चार्ज Q है, ठीक है। तो चार्ज जो होगा ऑन यूनिट वॉल्यूम, यानी 1 वॉल्यूम पे ये आ जाएगा अपॉन में, ठीक है जी। और चार्ज आपको निकालना है ऑन इस वॉल्यूम पे, और इसका वॉल्यूम है 4/3 पाई स्मॉल r³ वॉल्यूम, ठीक है जी, ठीक है जी। और ये जो वॉल्यूम है ये किसका है, ऑफ गॉसियन सरफेस। ये वॉल्यूम किसका है, ये वॉल्यूम है गॉसियन सरफेस का। तो इस पर जो चार्ज आएगा वो आएगा Q/4/3 पाई कैपिटल R³ तो था ही, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये कितना है 4/3 पाई स्मॉल r³, तो ये दोनों कट गए। तो जो चार्ज आया गॉसियन सरफेस पर, जो चार्ज आया इतने वॉल्यूम के गॉसियन सरफेस पर, उसे Q' मान लो, तो Q' क्या बचेगा, Q स्मॉल r³ अपॉन कैपिटल R³। तो Q' का मान रख दो बस, ठीक है, Q' का मान रख दो वहाँ पर। तो देखो मैं इसे रफ कर देता हूँ, देखो Q' का मान रख दो, तो Q' का मान कहाँ रखना है, फर्स्ट में रखना है, फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दो, फर्स्ट इम्प्लाइज, तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई
एप्सिलॉन नोट क्यू डैश की वैल्यू है क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब और अपॉन में है स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है जी। तो देखो स्मॉल आर की पावर कट जाएंगी 2, तो ई बराबर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यही वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पे लगा दो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देख रहे ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो बराबर होता है क्यू अपॉन वी। तो देखियो क्यू बराबर क्या आएगा, रो इंटू वी, और रो इंटू वी, वी कितना है भाई, किस पे चार्ज है, चार्ज किस पे है, चार्ज तो पूरे पर है ना। ठीक है, तो कैपिटल आर आएगा। ठीक है जी, क्लियर है। मतलब जब चार्ज ये वाला फॉर्मूला लगना है ना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, तब तो कैपिटल आर ही आना है। ठीक है, तो देखो ये वाली जो वैल्यू है ना क्यू की, ये आप कहाँ रख दो, यहाँ पर। तो देखो क्या मिलेगा, सो ई बराबर आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, है ना, और क्यू की वैल्यू रखनी है तो रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, है ना, और इंटू में है स्मॉल आर। भाई क्यू की वैल्यू रख दी, स्मॉल आर ही इंटू में, तो अपॉन में क्या है आर क्यूब, तो आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। और ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो ई बराबर बचेगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नोट, है ना, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नोट और इंटू स्मॉल आर। कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है जी, तो ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट होता है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी, तो देखो ये दोनों ही डेरिवेशन जो हैं वो आपके किसके हैं, थर्ड केस के हैं, जिसे आप कहेंगे इनसाइड द स्फेयर या इनसाइड द सरफेस। और एक बात देखो, यदि ये स्फेयर कैसा होता, कंडक्टिंग होता, तो क्या हो जाता, ये 12th क्लास में पढ़ा था कंडक्टिंग वाला आपने। तो कंडक्टिंग के लिए जो चार्ज है वो अंदर ना होता, वो सरफेस पर होता पूरा चार्ज। तो पॉइंट पी पर जो चार्ज होता वो कितना हो जाता, 0। और पॉइंट पी पर चार्ज जो है, या पॉइंट, इसका मतलब है गॉसियन सरफेस के द्वारा जो घिरा हुआ चार्ज है वो 0 हो जाता है, क्योंकि अंदर तो चार्ज था ही नहीं। और क्यू 0 हो जाता है, यहाँ पे देखो क्यू 0 रखो, तो ई कितना आएगा, 0 आएगा या नहीं। इसका मतलब है आप एक बात और लिख सकते हैं कि इफ़ द स्फेयर, सॉलिड स्फेयर इज कंडक्टिंग, है ना, तो देन द चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस इज 0, दैट इज क्यू बराबर 0। क्यू बराबर 0, तो यहाँ पे रखें, सो ई बराबर 0, है ना। क्यू बराबर 0 होगा तो ई बराबर भी कितना होगा, 0। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर इज 0। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। और 0 होता था, आपके याद होगा 12th क्लास से। ठीक है जी, तो ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हुआ, इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है जी, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।